नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ऋतुचर्या। ये हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके अंदर 605 सब्जेक्ट में भी आता है और इसके अलावा हमारे थर्ड सब्जेक्ट के 602 में भी आया है। इसके अलावा बीएमएस की पढ़ाई में भी ऋतुचर्या है। मतलब कुल मिला के जो आयुर्वेद और योग से संबंध रखते हैं उन्हें ऋतुचर्या के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ऋतुचर्या है क्या। आयुर्वेद के अनुसार समय की एक निश्चित अवधि का काल आयुर्वेद के अनुसार समय की एक निश्चित अवधि का काल ऋतु कहलाता है एवं उस ऋतु में की जाने वाली चर्या को हम ऋतुचर्या कहते हैं। बड़ी ही आसान से शब्दों में ये इसकी भूमिका लिखी गई है। ऋतुचर्या का पालन करने से शरीरस्थ वात पित्त एवं कफदोष साम्यावस्था में रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम स्वस्थ एवं निरोग करते हैं। जब आप इसको अब निबंध के रूप में लिखोगे तो सबसे पहले इस तरह से आपको इसकी भूमिका बनानी है। फिर नंबर 2 पे इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऋतु के अनुसार अनुकूल आहार विहार का पालन करना ही ऋतुचर्या कहलाता है। नंबर 3 पे फिर ऋतुचर्या का विभाजन, आपको पॉइंट वाइज चीजें लिखनी है। नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन आता है, निबंध आता है, तो इसको पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना है। अब ऋतुचर्या का विभाजन बहुत ही सिंपल से वे में मैंने जो है सिंपल लैंग्वेज में एकदम इसको बनाया है। प्रत्येक वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 2 माह की एक ऋतु मानी जाती है। इस प्रकार कुल ऋतुओं की संख्या 6 है। इन 6 ऋतुओं में से 3 ऋतुएं एक भाग की तथा शेष 3 ऋतुएं द्वितीय भाग की, यानी कि जो पूरा साल है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है और प्रत्येक भाग में 3-3 ऋतुएं हैं। टोटल कुल मिला के 6 ऋतुएं हैं। अब काल के अनुसार ऋतुचर्या को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? आदान काल, दूसरा विसर्ग काल। अब जो आदान काल है उसको उत्तरायण भी कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, सूर्य उत्तर दिशा में गति करता है। और जो विसर्ग काल है उसको दक्षिणायण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सूर्य दक्षिण दिशा में गति करता है। ओके, अब बात करते हैं आदान काल और विसर्ग काल की। देखो, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से, मैंने इसको एक ही साथ लिख लिया दोनों को, आदान काल और विसर्ग काल। इसको मैंने आपको लिया आसान बनाने के लिए, ऐसा किया है। लेकिन आपने पहले आदान काल का वर्णन करना है, उसके बाद विसर्ग काल का। तो अब क्या है, नंबर 1 में मैंने बताया इसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है, जबकि विसर्ग काल को दक्षिणायण काल भी कहा जाता है। नंबर 2, अधिक गर्मी होने के कारण इसे आग्नेय काल भी कहा जाता है। लेकिन विसर्ग काल को क्या कहा जाता है? सौम्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा जो है शीतल होता है और शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसे सौम्य काल भी कहते हैं। नंबर 3, इसमें सूर्य एवं वायु का प्रभाव तेज होता है, इसे अतिरुक्ष काल भी कहा जाता है। और इसमें नंबर 3 पे क्या लिख दिया? वायु में रुक्षता कम होती है, चंद्रमा के विशेष प्रभावशाली होने के कारण शीतलता बनी रहती है। नंबर 4 पे आदान काल में क्या है, इसकी 3 ऋतुएं कौन कौन सी है? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। और जबकि विसर्ग काल की 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत। अब इसका एक मैंने सूत्र भी है, हर जगह यूज होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैंने बनाया है, लेकिन मैंने सुना भी है और मेरे को बड़ा आसान भी लगा। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। शिवगिरी वश है, शिवगिरी वश है, शिवगिरी वश है। शिव जो है वो गिरी के वश में है, तो कौन है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। शिवगिरी वश है, वर्षा, शरद और हेमंत। इतना याद कर लेना आपने, शिवगिरी वश है। अब नंबर 5 पे, इस ऋतु के अंतर्गत कटु, तिक्त और कषाय 3 रसों की प्रधानता होती है। ठीक है, जबकि दक्षिणायन में 6 रस होते हैं। आपने सुना भी होगा कि 6 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो कटु, तिक्त, कषाय किस में होते हैं? आदान काल में होते हैं। और विसर्ग काल में कौन से होते हैं? मधुर, अमल और लवण। मैंने मधुर, लवण, अमल लिख दिया, आपको मधुर, अमल, लवण ऐसे लिखना है। रसों की उत्पत्ति एवं वृद्धि होती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 6, इसमें किसमें? आदान काल में प्राणियों में बल की कमी होती है, जबकि विसर्ग काल में प्राणियों में बल की वृद्धि होती है। अभी ऋतुचर्या की दृष्टि से दोषों का संचय, प्रकोप और समन, आप हेडिंग में डाल सकते हैं ऋतुचर्या एवं त्रिदोष, आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसके नीचे मैंने इसको एक कॉलम बना दिया। आप इसको इस तरह टेबल में भी लिख सकते हैं या फिर आप रिटर्न में लिखना चाहो तो, लेकिन ये टेबल क्या है आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे?
देखो 4 कॉलम बना दिए। सबसे पहले लिख दिए दोष, फिर उनका संचय, फिर उनका प्रकोप और फिर समन। तो ठीक है, तो दोष के नीचे लिख दिए वात पित्त कफ, सबको पता है, हर जगह बोले जाते हैं आयुर्वेद में। और जो प्रकोप है, प्रकोप के नीचे लिख दिए VSV, VSV। वी से वर्षा, एस से शरद और वै से वी से वसंत। वर्षा, शरद, हेमंत। तो वर्षा, शरद, हेमंत। देखो एस लिखा है हमने इसलिए शरद है, शिशिर नहीं है। शिशिर होता तो हम SHI लिखते या सी लिखते। तो ये क्या है, शरद है। वर्ष VSV, वर्षा, शरद, हेमंत। अब संचय और प्रकोप लिखे हुए थे, तो वर्षा से पहले कौन सी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा के बाद शरद ऋतु। ऐसे शरद था तो शरद से पहले वर्षा ऋतु और शरद के बाद हेमंत ऋतु। फिर वसंत था SVSV में, तो वसंत से पहले शिशिर ऋतु और वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु। तो इससे आपको याद हो गया आराम से कि इसमें कौन कौन से दोष होते हैं। अब ये दक्षिणायन के है कौन सी, वर्षा, शरद, हेमंत। और उत्तरायण के है कौन से, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। आप ऐसे भी लिख सकते थे दक्षिणा उत्तरायण लिख के, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। VSV वाला जो फॉर्मूला ये ज़्यादा आसान है। ये मैं कई बार हरियाणवी भाषाएं जो है बीच बीच में डाल देता हूँ। यही कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि मेरी मजबूरी है, मेरे मुंह से निकल जाती है। तो अब आती है प्राणियों में ऋतु अनुसार बल। जो प्राणी है, प्राणी कौन है, हम सब प्राणी है, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब क्या है, प्राणी है। अब इनमें बल आता है ऋतु अनुसार। तो इसका देखो हम जो फ्लो चार्ट है ना, उसके हिसाब से हम इसको समझ रहे हैं। पहले हमने लिख दिया शिवगिरी वर्ष है, यानी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो जो सबसे लास्ट वाली ऋतुएं हैं शिशिर और हेमंत, इसमें क्या है, प्राणियों में सबसे अधिक बल होता है। फिर दूसरे नंबर की बसंत और सब सेकंड लास्ट शरद, मध्यम बल होता है। और बीच वाली ग्रीष्म और वर्षा, यानी कि तीसरी और चौथी बीच वाली दोनों, इनमें क्या होता है, प्राणियों में सबसे कम बल होता है। तो इस तरह से हमने इसको फ्लो चार्ट को ऐसे ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे भी बना सकता था मैं, लेकिन जगह कम थी इसलिए मैंने दूसरी साइड दे दिया, तो बल कम होता है। तो इससे पता लग जाता है सारा कि प्राणियों में ऋतु अनुसार बल कैसा होता है। अब आते हैं षड्रस। षड्रस क्या है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। 6 रस हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब शिशिर में क्या है, देखो मैंने ये एक ऐसे करके ये एरो बनाया है। ये कई जगह इस तरह से फार्मूला यूज किया जाता है। तो क्या है, और फिर दूसरे में भी ये उत्तरायण की, फिर सॉरी विसर्ग काल की ऋतुएं लिख दी, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर ये ऐसे करके एरो बना दिया। अब नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहला रस कौन सा, मधुर, ठीक है। फिर घुमा दिया है तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे घूम जाओ, ये आ गया अमल, और फिर नीचे आ रहे हैं तो लवण। इस तरह से मैंने ये बनाया है, मधुर, अमल, लवण। अब 3 है ये, तो यहाँ भी नीचे से चलेंगे, कटु, तिक्त, कषाय। ऐसे ही तो घूम रहा है ना ये जो एरो बनाया मैंने घूमा हुआ, कटु, तिक्त, कषाय। तो इससे हमारे को रस याद करने में आसानी हो जाएगी। ऐसा फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप, सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन ये बनाना ज़्यादा आसान है, समझ में भी जल्दी आता है। फिर आती है आदान काल की ऋतुएं। क्या आती हैं, आदान काल की ऋतुएं। आदान काल की 3 ऋतुएं कौन सी है, वश है, सॉरी शिवगिरी। आदान काल की ऋतुएं हैं शिवगिरी, शिवगिरी, शिवगिरी। तो कौन कौन सी है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। अब शिशिर ऋतु क्या है, ये माघ और फागुन, यानी कि जनवरी और फरवरी महीने में आती है, ठीक है। ये आदान काल की पहलू ऋतु है, ये भी पहले से ही पता, हमने लिखा था शुरू में जब आदान और विसर्ग में भेद किया। अब तीसरे नंबर पे इसमें तिक्त रस की अधिकता होती है। अब कैसे पता लगेगा इसमें तिक्त रस की अधिकता होती है, ये चार्ट बना रखा हमें। देखो कौन सी ऋतु है, सबसे पहले शिशिर, शिशिर में कौन सा रस बताया है, तिक्त, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें तिक्त रस की अधिकता तो लिख दिया। प्राणियों में बल अधिक रहता है, ये कौन बताएगा, ये वाला फ्लो चार्ट नेक्स्ट वाला। शिशिर में क्या होता है, प्राणियों में बल अधिक बल रहता है, ठीक है। फिर जो तीसरा फ्लो चार्ट है वो बताएगा शिशिर में क्या रहता है। शिशिर कहाँ, ये रही शिशिर। शिशिर में संचय रहता है, किसका रहता है, कफ का। शिशिर ऋतु में कफ का संचय रहता है। तो ये चीज़ों से शिशिर ऋतु के बारे में हमने 5 पॉइंट तो ऐसे ही लिख दिए। फिर जनरल क्या है, इसमें सर्दी अधिक होती है और कोहरा पड़ता है, 7 पॉइंट बना दिए। इसको आप
ऐसे लिख सकते हो फ्लो चार्ट से ही। आपने इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ पहली लाइन ही याद की है कि इसमें माघ और फागुन जो है जनवरी फरवरी होती है, बाकी सब क्या पीछे लिखा हुआ था उसी में से देख देख के लिख दिया। ठीक है, पहला वाला याद कर लेना शुरू का और सब कुछ इधर लिख देना है। ये जो 3 फ्लो चार्ट बनाए ये सब कुछ है। अब दूसरा क्या, बसंत ऋतु, यह आदान काल की दूसरी ऋतु है। ठीक है, इसका समय कौन सा है, मार्च अप्रैल, यानी कि चैत्र तथा बैसाख। इसमें कौन सा रस होता है, चलो ऊपर इसमें रक्त की अधिकता होती है कषाय की। अब फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट कह रहा है कि बसंत ऋतु में क्या कह रहा है, बसंत ऋतु में कषाय रस, ये इसके सामने देखो कषाय है, तो बसंत ऋतु में कषाय रस होता है। और क्या होता है बसंत ऋतु में, प्राणियों बल कैसा होता है, मध्यम होता है। इसके अलावा और क्या होता है बसंत में, बसंत कितनी जगह लिखी है यहाँ पे, एक ही जगह लिखी है, यानी कि इसमें कफ दोष का प्रकोप रहता है। ठीक है, हो गया सब कुछ बसंत के बारे में भी। अब बसंत के बारे में आगे भी कुछ चीज़ें लिख दी कि प्रकृति फूलों से सुशोभित रहती है, इसे ऋतुराज भी कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा चढ़ा दो चीज़ों को। बसंत के बारे में कह सकते हो कि पेड़ों पे नई नई कुपलें आ जाती हैं, है ना, पेड़ों पे फूल दिखाई, चारों तरफ सुगंधी सुगंध दिखाई देती, इस तरह की चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। फिर कौन सी आती है, शिव ग्री से ग्रीष्म, यह आदान काल की तीसरी ऋतु है, बिल्कुल आदान काल या उत्तरायण की तीसरी ऋतु है। इसका समय कौन सा, जेठ साढ़, जेठ और आषाढ़ बोलते ना, जेठ की गर्मी, तो वही गर्मी है ये, जेठ और आषाढ़। इसमें ये कौन से महीने में होती है, मई और जून में होती है। इसमें कटु रस की अधिकता होती है, किसके अंदर, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की अधिकता बता रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ ये रही, तो कटु रस की अधिकता होती है। देखो फ्लोचार्ट ने भी यही बोला है, कटु रस की अधिकता होती है। और क्या बोला है कि ग्रीष्म में और क्या होता है, हाँ ग्रीष्म में क्या होता है, प्राणियों में बल कम होता है। और इसके अलावा अगला फ्लो चार्ट कह रहा है कि ग्रीष्म में और क्या होता है, ग्रीष्म में कफ दोष का समन होता है और वात दोष का संचय होता है, किसका, वात दोष का, ग्रीष्म में। ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से भी 2 पॉइंट ले लिए हमने। ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन लगभग कर दिया, ग्रीष्म, और उसमें बताते कि प्रचंड गर्मी पड़ती है, या मैंने प्रचंड लिख दिया, आपने प्रचंड कर लेना है, तथा हैजा और खसरा आदि रोग भी होते हैं। फिर नंबर 4 पे चौथी जो ऋतु है वो वर्षा है। वर्षा ऋतु क्या है, यह विसर्ग काल की पहली ऋतु है, बिल्कुल, जो दक्षिणायण उसकी पहली ऋतु कौन सी है, वर्ष है। 3 ऋतुएं कौन सी है, वर्ष है, वर्षा शरद हेमंत। तो यह विसर्ग काल की पहली ऋतु है। इसका समय कौन सा है, सावन भादवा, श्रावण और भाद्रपद, जुलाई एवं अगस्त इसको बोलते हैं। इसमें प्राणियों में बल कैसा होता है। अब 3 चीजें तो कंटिन्यू, तीसरी चौथी और 5वां पॉइंट कहाँ मिलेगा, फ्लो चार्ट से मिलेगा। क्या होता है वर्षा ऋतु में, कौन सा, अमल रस की अधिकता होती है। फिर और क्या होता है वर्षा में, प्राणियों में बल कम होता है। इसके अलावा वर्षा कहीं लिखी है, ये रही वर्षा, इसमें क्या होता है, वात दोष का प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है वर्षा ऋतु में। तो ये देखो फ्लो चार्ट से काफ़ी कुछ पता लग गया, तीसरा चौथा और 5वां पॉइंट वर्षा ऋतु का। और फिर छठा पॉइंट क्या है, चारों ओर हरियाली रहती है, जल प्रदूषित हो जाता है, नदियों का जल प्रदूषित, भाई बारिश आएगी तो मिट्टी वगैरह बह के नदी नालों में चली जाएगी, तो अपने आप ही जल प्रदूषित होगा। पांचवी जो ऋतु है वो है शरद ऋतु, यह विसर्ग काल की दूसरी ऋतु है, बिल्कुल पता, हमें पता ही है, शिवगिरी वश है, तो ये दूसरी ऋतु है। इसमें क्या होता है, अश्विन एवं कार्तिक महीने में आती है। इसका सितंबर अक्टूबर आप याद कर लेना कि सितंबर अक्टूबर में आती है कौन सी ऋतु, विसर्ग काल की शरद ऋतु, यानी सितंबर अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, लवण रस की अधिकता होती है। चलो अब शरद ऋतु के बारे में भी फ्लो चार्ट से ही पूछेंगे, फ्लो चार्ट क्या कह रहा है शरद ऋतु के बारे में, कि क्या होता है शरद में इसमें लवण रस की अधिकता होती है। ठीक है, और क्या होता है, प्राणियों बल कैसा होता है, मध्यम बल होता है शरद ऋतु में। इसके अलावा क्या कह रहा है तीसरा फर्स्ट फ्लो चार्ट, शरद ऋतु कितनी जगह लिखी है, 1 और 1 2, तो शरद ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु में प्रकोप होता है, किसका होता है, पित्त का प्रकोप होता है। इसके अलावा शमन होता है, शमन किसका होता है, वात का शमन होता है। ये शरद ऋतु के बारे में होगा, तीसरा चौथा और 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है शरद ऋतु के बारे में, कि तालाबों में कमल खिलते हैं, हंस विचरण करते हैं। 8वें नंबर पे लिख दो, इसे हंसोदक भी कहा जाता है। अब छठी और अंतिम ऋतु हेमंत ऋतु, देखो हेमंत का मतलब है हेम, यानी कि हिम, बर्फ। जब इस ऋतु में
बर्फ गिरती है, इसलिए इसे हेमंत ऋतु कहा जाता है। तो यह विसर्ग काल की तीसरी ऋतु है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे तो ये लिखना था हमें समय वाला, मैंने चौथे नंबर पे ले गया बाई मिस्टेक, आप इसको दूसरे नंबर पे करना। समय कौन सा, मार्गशीर्ष और पौष यानी नवंबर दिसंबर। इसमें अब दूसरा तीसरा और पांचवा पॉइंट देखो, रस की किसकी अधिकता होती है, वश है हेमंत में, हेमंत में आ जाओ, एरी हेमंत, इसमें मधुर रस की, इसके सामने कौन सा लिखा हुआ है, मधुर रस की अधिकता होती है। ठीक है, प्राणियों में बल हेमंत ऋतु में अधिक होता है। इसके अलावा हेमंत में और क्या क्या होता है, हेमंत एक जगह ही लिखा हुआ है, तो हेमंत ऋतु में पित्त दोष का शमन होता है। ठीक है, दूसरा चौथा और छठा पॉइंट भी यहाँ पे होगा हेमंत का। और अब पांचवा, दूसरा चौथा और पांचवा पॉइंट, सॉरी दूसरा तीसरा और पांचवा पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसमें हेम गिरती है, वो लास्ट में मैंने ये लिखा है हेम गिरती है, बर्फ गिरती है, इसलिए इसे हेमंत भी कहा जाता है। तो ये था ऋतुचर्या का बहुत ही आसान सा विवरण था। मैंने बड़े सिंपल शब्दों में और बड़ी टैक्टिस के साथ जो है काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। तो आप ध्यान से सुने और योग के एक अच्छे विद्यार्थी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।